बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ के इस्लामाबाद स्टूडियो से खबरनामे के साथ मैं हूं रिजवान रौनक और मैं हूं उरूज फातिमा। खेलों की खबरों के साथ मैं हूं शफीक खान। मौसम की खबरों के लिए मैं आपके साथ दूंगा कासिम अली। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। वजीर खारजा जलील अब्बास जलानी और ईरानी वजीर खारजा हुसैन अमीर अब्दुल हयान का टेलीफोनिक राबता। फरीकैन का इंसदाद दहशतगर्दी और करीबी राब्ताकारी के लिए ताउन मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। इलाकाई सालमियत और खुद मुख्तारी का एहतराम होना चाहिए, जलील अब्बास जलानी। तुर्क वजीर खारजा हाकान फिदान का भी वजीर खारजा जलील अब्बास जिलानी को टेलीफोन। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान जारी पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। ऑपरेशन मरगबर सरमचार का मकसद ईरान के अंदर दहशतगर्दों के कैंपों को निशाना बनाना था। पाकिस्तान को कशीदगी में कोई दिलचस्पी या ख्वाहिश नहीं है, जलील अब्बास जिलानी। सबको इस बात का अंदाजा है कि ईरान में जो लोग मरे उसकी लवाकिन यहाँ मौजूद है इस धरने में। अफसोस बेज़मीरी का मकाम तो शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को कि तुम लोग इस पर सेलिब्रेशन कर। बलोच यकजहती कमेटी की माहरंग बलोच का रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडा बेनकाब। वीडियो में माहरंग बलोच ने एतराफ़ किया कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी करने वाले BLA और BLF के दहशतगर्द ईरान में रूपोश हैं और पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलव्वस हैं। पाकिस्तान के इस हमले के हम मतलब कि इस हमले को अप्रिशिएट करते हैं। पाकिस्तान ने जवाब जो दिया है मेरे ख्याल में ये तो बेहतर हुआ कि जवाब देना भी चाहिए था। ये जरूरी था पाकिस्तान की अमन सलामती के लिए। पाकिस्तान को तो हमला करना चाहिए था, इसने सही किया। दहशतगर्दों को खत्म करना चाहिए। जो दहशतगर्दाना अज़ाइम रखते हैं उस हवाले से वो मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ करते हैं, तो पाकिस्तान उनके खिलाफ कार्रवाई का हक रखता है। पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ी है। पाकिस्तान दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई का पूरा हक रखता है। अमन और सलामती के लिए यह इकदाम जरूरी था। ईरान की जानिब से इंतहाई बुज़दिलाना कार्रवाई की गई। मासूम बच्चों को मारना कहां की बहादुरी है, अवाम का रद्द अमल। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी का लकी मरवत हमले के शहदा के लवाहिकीन से टेलीफोनिक राबता। शहदा के बुलंदी दर्जात और वर्सा के लिए सब्र जमील की दुआ। वतन के लिए जान का नजराना पेश करने वालों पर कौम को फख्र है, सदर ममलकत। डरने और घबराने वाले नहीं, डट कर मुकाबला करेंगे। महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत का मुकाबला करने के लिए 10 निकाती मंशूर दिया है। अशराफिया की सब्सिडी खत्म करके आम आदमी को सेहत, तालीम और जाती घर का तोहफा देंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का रहीम यार खान में जलसे से खिताब। मुस्लिम लीग नून बहादुरों की जमात है। हमारे लीडरों ने इंतकाम और झूठे केसेस का सामना कर लिया, लेकिन नवाज शरीफ को नहीं छोड़ा। कायद नवाज शरीफ का बयानिया तरक्की के मंसूबे हैं। कौम 8 फरवरी को घरों से निकले और अपनी तरक्की और खुशहाली पर ठप्पा लगाए। सीनियर नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज का खानेवाल में जलसे से खिताब। माशी इस्तेहकाम के लिए जरूरी है कि गरीब तबके को माली तौर पर खुद मुख्तार किया जाए। झूठे वादे नहीं करेंगे बल्कि काबिल अमल एजेंडा लेकर घर घर जाएंगे। 8 फरवरी को IPP के उम्मीदवारों को कामयाब कराएं ताकि तरक्की के नए बाब का आगाज किया जा सके। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह जहांगीर तरीन की मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू। नियत फ़लस्तीनियों पर इसराइल की वहशियाना बमबारी जारी। मजीद 142 अफराद शहीद। शहादतों की मजमूई तादाद 24,742 हो गई। जख्मियों की तादाद 62,000 से जायद। गजा की 85% आबादी बेयार मददगार। फौरी इक़दाम ना किए गए तो बड़ा इंसानी अलमिया जन्म ले सकता है, अक़वाम मुत्तहिदा का इंतबाह।
غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کی وطن واپسی، مزید 603 افغان شہری اپنے ملک لوٹ گئے۔ پاکستان چھوڑ کر جانے والوں کی مجموعی تعداد 4,70,999 ہو گئی۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کشمیریوں کی نسل کشی پر عمل پیرا، گاؤں کھدر، ہندواڑہ اور کپواڑہ قتل عام کے واقعات بھارتی ریاستی دہشت گردی کی بدترین مثالیں، لرزہ خیز واقعات میں ملوث ایک بھی بھارتی فوجی کو سزا نہیں دی گئی، کشمیری شہداء کی قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی، حریت قیادت۔ بھارتی ریاست منی پور میں پولیس کی ظالمانہ کارروائیوں سے تنگ عوام کے صبر کا پیمانہ لبریز، مشتعل ہجوم نے تھوبال پولیس ہیڈ کوارٹرز پر حملہ کر دیا، باغی گروہ اور بھارتی سیکیورٹی فورسز کے درمیان جھڑپ میں 3 فوجی اہلکار شدید زخمی بھی ہوئے۔ 3 مئی سے جاری فسادات میں اب تک 1,000 سے زیادہ افراد ہلاک اور 60,000 لوگ بے گھر ہو چکے ہیں۔ ملک بھر میں بجلی چوری کے خلاف مؤثر کریک ڈاؤن جاری، 7 سے 14 جنوری کے دوران ملک بھر سے 2 ارب سے زائد روپے وصول، 261 ملزمان گرفتار۔ 1 ستمبر سے جاری ملک گیر مہم کے دوران چوروں نادہندگان سے اب تک 66 ارب روپے سے زائد وصول کیے جا چکے ہیں۔ معروف دانشور، صحافی اور ادیب منو بھائی کو چاہنے والوں سے جدا ہوئے 6 برس بیت گئے۔ روشن خیال اور انسان دوست قلمکار جن کی تحریریں اعلیٰ صحافتی اقدار کی عکاس تھیں۔ تھیلیسیمیا میں مبتلا بچوں کے علاج کے لیے سندس فاؤنڈیشن کا قیام ان کی انسان دوستی کا ثبوت ہے۔ منو بھائی کی خدمات کے اعتراف میں انہیں تمغہ حسن کارکردگی سے بھی نوازا گیا۔ Fuller, nice drive. Oh, crunch down the ground for 4. He goes short, and it's pulled away for 4 more. Great finish to the over for Pakistan. کرائسٹ چرچ میں چوتھا T20 میچ، نیوزی لینڈ کی پاکستان کے خلاف 7 وکٹوں سے کامیابی، محمد رضوان کے 90 رنز کی بدولت پاکستان کے 5 وکٹوں پر 158 رنز، کیویز نے مطلوبہ ہدف 18.1 اوورز میں 3 وکٹوں پر حاصل کیا، گلین فلپس اور ڈیرل مچل کی نصف سینچریاں۔ سیریز پی ٹی وی سپورٹس HD پر براہ راست۔ مسقط میں ہاکی اولمپک کوالیفائر سیمی فائنلز کل کھیلے جائیں گے۔ پہلے سیمی فائنل میں برطانیہ اور نیوزی لینڈ مد مقابل، دوسرے سیمی فائنل میں پاکستان کا مقابلہ جرمنی سے ہوگا۔ ایونٹ کی 3 بہترین ٹیمیں اولمپکس کے لیے کوالیفائی کریں گی۔ ناظرین، ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی۔ آغاز میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ نگران وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی نے ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبدالحیان سے ٹیلی فون پر بات چیت کی۔ وزیر خارجہ نے پاکستان کی جانب سے ایران کے ساتھ باہمی اعتماد اور تعاون کے جذبے کی بنیاد پر کام کرنے کی خواہش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ علاقائی سالمیت اور خود مختاری کا احترام ہونا چاہیے۔ دونوں وزرائے خارجہ نے انسداد دہشت گردی اور باہمی تشویش کے دیگر پہلوؤں پر تعاون اور قریبی رابطہ کاری کو مضبوط کرنے پر اتفاق کیا۔ نگران وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی سے ترکیہ کے وزیر خارجہ حاکان فیدان نے ٹیلی فونک رابطہ کیا۔ دونوں وزرائے خارجہ نے پاکستان اور ایران کے درمیان صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ نگران وزیر خارجہ نے ترک ہم منصب کو پاکستان کے تناظر اور حالیہ پیش رفت سے آگاہ کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کے آپریشن مرگ بر سرمچار کا مقصد ایران کے اندر دہشت گردوں کے کیمپوں کو نشانہ بنانا تھا، جبکہ پاکستان کو کشیدگی بڑھانے میں کوئی دلچسپی نہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ نے پاکستان اور ایران کی صورتحال کے حوالے سے کہا ہے کہ دونوں اطراف سے کچھ مثبت پیغامات کا تبادلہ ہوا ہے۔ اپنے ایک بیان میں ان کا کہنا تھا کہ ایران کے ڈائریکٹر جنرل جنوبی ایشیا رسول موسوی کے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر پیغام کے جواب میں ایڈیشنل سیکریٹری خارجہ رحیم حیات قریشی نے کہا ہے کہ پاکستان اور ایران کے برادرانہ تعلقات ہیں، ہمیں باہمی اعتماد بحال کرنے اور دہشت گردی سمیت مشترکہ چیلنجز سے نمٹنے کی ضرورت ہے۔ ایڈیشنل سیکریٹری نے کہا کہ تمام مسائل کے حل کے لیے مثبت بات چیت کے ذریعے آگے بڑھیں گے۔
बलोच यकजहती कमेटी की महारंग बलोच का रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडा बेनकाब हो गया। दुश्मन भारत तवील अरसे से पाकिस्तान बिलखुसूस बलूचिस्तान के नौजवानों को गुमराह करके अपने मज़मूम मज़ाहिम के लिए इस्तेमाल कर रहा है। बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाली खातून महारंग बलोच भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है, जो कि बलूचों के हुकूक और मजलूमियत का लबादा ओढ़कर मुखालिफ धरने में शरीक है। ताज़ा तरीन वीडियो में देखा और सुना जा सकता है कि महारंग बलोच ईरान में की गई स्ट्राइक में हलाक बलोच दहशतगर्दों के हवाले से धरने से खिताब में इकरार कर रही है कि आप सबको इस बात का अंदाजा है कि ईरान में जो लोग मारे गए हैं उनके लवाहिकीन धरने में मौजूद हैं। महारंग बलोच का ये बयान इस बात की वाज़ेह अक्कासी करता है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी करने वाले BLA और BLF के दहशतगर्द ईरान में रूपोश हैं, जहां से पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दाना कार्रवाइयां करते हैं। सबको इस बात का अंदाजा है कि ईरान में जो लोग मरे उसकी लवाहिकीन यहाँ मौजूद है इस धरने में। अफसोस बेज़मीरी का मकाम, तो शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को कि तुम लोग इस पर सेलिब्रेशन करते हो। नाज़रीन, आगे बढ़ें और आपको बताएं कि पूरी कौम पाक फौज के शाना बशाना खड़ी है। ईरान के हमले और पाकिस्तान की कार्रवाई पर अवाम ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि मुल्क के अमन और सलामती के लिए ये इक़दाम ज़रूरी था। ईरान की जानिब से इंतहाई बुज़दिलाना कार्रवाई की गई। पाकिस्तान बलोच दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई का पूरा हक रखता है। जो पाकिस्तान ने उनके 3 जो की जगहों में हमले किए जहाँ पर टेररिस्ट की आबाद थे, तो पाकिस्तान के इस हमले की हम इस हमले को अप्रिशिएट करते हैं। पाकिस्तान ने जवाब जो दिया है, मेरे ख्याल में ये तो बेहतर हुआ कि जवाब देना भी चाहिए था हमारी पाक फौज की तरफ से। बल्कि उनको कहा भी गया था कि आप इसके ऊपर तहरीरी तौर पे आपने माफ़ीनामा मांगे, लेकिन उन्होंने जब ये नहीं किया तो हमारी पाक फौज ने उसके जो है बनिस्बत उन्होंने उस पर एक जवाबी कार्रवाई दी, और ये ज़रूरी था पाकिस्तान की अमन सलामती के लिए। ईरान ने ये हमला करके 100% गलत किया है। मासूम बच्चों को मारना कोई बहादुरी वाली बात नहीं है, और इसके हक में पाकिस्तान को तो हमला करना चाहिए था, इसने सही किया। दहशतगर्द को खत्म करना चाहिए। बलोच दहशतगर्द जो है वो ईरान में रिहाइश पजीर है, अपने ख़ानदान समेत जो दहशतगर्दाना अज़ाइम रखते हैं उस हवाले से वो मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ करते हैं। तो पाकिस्तान उनके खिलाफ कार्रवाई का हक रखता है कि वो आइंदा कोई इस तरह हरकत ना करें। ईरान को सबक सिखाना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो इनका साथ देता रहा और आज पाकिस्तान है मुखालफत में खड़े हैं। वो जो मुखालफत है उनका हिसाब किताब लेना चाहिए, इसमें कोई रियायत नहीं लेनी चाहिए। उसने इराक पर हमला किया, उसने अभी पाकिस्तान पर हमला किया, वो उसने पाकिस्तान पर हमला नहीं किया, उसने वाम की जो सालमियत है उस पर हमला किया करके उसने पूरी दुनिया में के अंदर एक गैर जिम्मेदार मुल्क होने की का हक अदा किया। पाकिस्तान न शाम है, पाकिस्तान न इराक है, पाकिस्तान अपना दिफा खुद जानता है, और पूरी कौम जो है वो पाक आर्मी के साथ है। इस हवाले से पाकिस्तान सीरिया इराक नहीं है। ईरान को पता है कि जब इंडिया ने पाकिस्तान में हमले किए थे तो पाकिस्तान किस तरह से मुंहतोड़ जवाब दिए थे। तो ईरान को समझदारी का मुजाहरा करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तानी फौज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा उसका दिफाई जो इदारे हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने ईरान और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए फ़रीक़ैन पर जोर दिया है कि दोनों मुल्क तहम्मुल का मुजाहिरा करें ताकि कशीदगी में मज़ीद इजाफा ना हो। सोशल मीडिया पर जारी बयान में सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा कि पाकिस्तान और ईरान तमाम मामलात पुरअमन तरीके से बातचीत के जरिए हल करें। उन्होंने कहा कि दोनों मुल्क खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का एहतराम करते हुए अच्छे हमसायों की तरह आगे बढ़ें। रूस ने ईरान पाकिस्तान सरहदी इलाकों में हालिया कशीदगी पर तशवीश का इजहार किया है। दोनों मुल्कों के दरमियान सूरत हाल पर अपने रद्द अमल में रूसी वजारत खारजा ने कहा है कि ताकत के इस्तेमाल से खित्ते में कशीदगी बढ़ सकती है। रूसी वजारत खारजा का कहना है कि पाकिस्तान और ईरान को कशीदगी में कमी लाते हुए मामलात के हल के लिए सिफारतकारी को बरूए कार लाना चाहिए। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने लकी मरवत हमले में शहीद होने वालों के लवाहिकीन से टेलीफोनिक राबता किया और पाक फौज के शहदा को खिराजे अकीदत पेश किया। सदर ममलकत ने शहदा के अहले खाना के साथ हमदर्दी का इजहार करते हुए शहदा के लिए बुलंदी दर्जात और वर्सा के लिए सब्र जमील की दुआ की। उन्होंने सिपाही मोहम्मद अफजल और इब्रार हुसैन के लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत किया और वतन के लिए जान का नजराना पेश करने पर कौम की जानिब से शहदा को सलाम पेश किया।
चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि हमारा मुकाबला महंगाई, गुर्बत और बेरोजगारी से है। आम इंतखाबात में कामयाबी हासिल करके 10 निकाती माशी मंसूबे और पार्टी मंशूर पर अमल दरामद को यकीनी बनाएंगे। वो रहीम यार खान में जलसे से खिताब कर रहे थे। तफसील बता रहे हैं समीउल्लाह। रहीम यार खान में जलसे से खिताब करते हुए चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि इंतखाबात में मुंतखब होकर अशराफिया की सब्सिडी खत्म करेंगे और आम आदमी को सेहत, तालीम और जाती घर का तोहफा देंगे। 17 मिनिस्ट्रीज उनको बंद करके ये 300 अरब रुपया आप पे खर्च किया जाएगा। पीपल्स पार्टी का हुकूमत बनती है तो हम ये तमाम जो अशराफिया का सब्सिडीज है उनको बंद करके आप पे खर्च करेंगे, आप पे, पाकिस्तान के अवाम पे खर्च करेंगे। बिलावल भुट्टो का वादा है कि मैं बेनजीर यूथ कार्ड लेकर आऊंगा और अपने नौजवानों को जो रोजगार की तलाश में है उनको 1 साल के लिए माली मदद दूंगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि पीपल्स पार्टी इंतखाबात में कामयाब होकर अपने मंशूर पर अमल दरामद करेगी। उन्होंने कहा कि अवाम की आमदनी में इजाफा हमारी तरजीह है। मैं आपसे आपका साथ मांगता हूँ। हमारा मुकाबला इस गुर्बत से है, हमारा मुकाबला बेरोजगारी से है, हमारा मुकाबला भूख से है, हमारा मुकाबला महंगाई से है और आपकी मदद के साथ इंशाअल्लाह ताला हम कामयाब होंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि बरसरे इक़्तिदार आकर अवाम के टैक्स के पैसे अवाम पर ही खर्च करेंगे। पीपल्स पार्टी अपने शहीद कायदीन के नक्शे कदम पर चलते हुए तमाम वादे पूरे करेगी। समीउल्लाह, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। साबिक वज़ीर आज़म और मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ से एजाज डियाल ने लाहौर में मुलाकात की। इस मौके पर एजाज डियाल ने कौमी असम्बली के हल्का एन 120 लाहौर में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कौमी सूबाई असम्बली के लिए उम्मीदवारों की हिमायत की। एजाज डियाल ने मुस्लिम लीग नून के कौमी असम्बली के उम्मीदवार सरदार आयाज सादिक और सूबाई असम्बली के उम्मीदवार सोहेल शौकत भट्ट और हबीब आवान की हिमायत का ऐलान किया। शहबाज शरीफ ने एजाज डियाल के फैसले को सराहते हुए उनका शुक्रिया अदा किया। मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज शरीफ ने कहा है कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने झूठे मुकदमात और कैदोबंद की सऊबतें बर्दाश्त की। खानेवाल में जलसे से खिताब में मरियम नवाज ने कहा कि मुश्किलात के बावजूद हम मैदान छोड़कर नहीं भागे। सियासत में उतार चढ़ाव आता है, अच्छा बुरा वक्त आता है, आसान मुश्किल वक्त आता है, लेकिन शेर वो होता है, लीडर वो होता है, सियासी कारकुन वो होता है जो मैदान छोड़ के मत भागे। आप लोगों ने जिस तरह मुश्किलात का सामना किया, जुल्म का सामना किया, इंतकाम का सामना किया, लेकिन शेरों की तरह डट के खड़े रहे। मैं आपकी जुर्रत को, आपकी हिम्मत को, आपकी इस्तकामत को दिल की गहराइयों से सलाम पेश करती हूँ, खराज तहसीन पेश करती हूँ। मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि मोहम्मद नवाज शरीफ ने अवाम की खिदमत के लिए दिन रात एक किया। पाकिस्तान के हर कोने में नवाज शरीफ की तरक्की के निशान हैं। मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि आज मैदान में मुस्लिम लीग नून का मुकाबला करने वाला कोई नहीं। पाकिस्तान के एक से लेकर दूसरे कोने तक नवाज शरीफ की खिदमत के और तरक्की के निशान हैं। बोलो है ना, गवाही देते हो ना? जरा मुझे बताओ कि खानेवाल लोधरा रोड किसने बनाई थी? मोटरवे किसने बनाई थी? नवाज शरीफ ने। मेट्रो बस किसने बनाई थी? नवाज शरीफ ने। ऑरेंज लाइन किसने बनाई थी? 2 रुपए की रोटी किसके दौर में मिलती थी? चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर किसने बनाया था? लोड शेडिंग किसने खत्म की थी? दहशतगर्दी किसने खत्म की थी? नवाज शरीफ। तो अगर ये सब नवाज शरीफ ने किया था, मुल्क संवारने और बनाने वाला नवाज शरीफ है और बाकी सब मुल्क बिगाड़ने वाले हैं, तो वोट का हक किसका है खानेवाल? मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि मोहम्मद नवाज शरीफ ने CPEC का मंसूबा शुरू किया। उन्होंने कहा कि कायद नवाज शरीफ का बयानिया तरक्की के मंसूबे हैं।
استحکام پاکستان پارٹی کے سربراہ جہانگیر خان ترین نے کہا ہے کہ کسی بھی ملک کی خود مختاری اس کی معیشت کی مضبوطی سے جڑی ہے۔ ملتان میں میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ ملک کی معیشت کے استحکام کے لیے ضروری ہے کہ غریب طبقے کو مالی طور پر خود مختار بنایا جائے۔ جہانگیر ترین نے کہا کہ ان کی جماعت کے رہنما اپنی انتخابی مہم کے دوران عوام سے جھوٹے وعدے نہیں بلکہ قابل عمل ایجنڈا لے کر گھر گھر جائیں گے۔ جہانگیر ترین نے اپنے انتخابی حلقہ انہیں 149 کے عوام سے اپیل کی کہ وہ 8 فروری کو انہیں کامیاب کرائیں تاکہ ترقی کے نئے باب کا آغاز کیا جا سکے۔ ناظرین، 1985 میں اپنے سیاسی کیریئر کا آغاز کرنے والے سابق وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی نے کب انتخابات میں حصہ لیا اور کتنی بار جیتے اور کتنے ووٹ حاصل کرنے میں کامیاب رہے، یہ بتا رہے ہیں وقار حیدر اپنی اس رپورٹ میں۔ سابق وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی نے سیاست کا آغاز اپنے آبائی حلقہ NA119 ملتان سے کیا اور پہلے ہی انتخاب میں ونر قرار پائے۔ 1985 میں آزاد حیثیت سے الیکشن میں حصہ لیا۔ ان کے مد مقابل تھے نصیر الدین شاہ۔ یوسف رضا گیلانی نے 47,900 جبکہ نصیر الدین شاہ نے 38,406 ووٹ حاصل کیے۔ سال 1988 میں یوسف رضا گیلانی پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے اور فتح ایک بار پھر ان کا مقدر ٹھہری۔ انہوں نے 58,300 ووٹ حاصل کیے جبکہ ہارنے والے تھے میاں محمد نواز شریف، وہ 41,957 ووٹ حاصل کر پائے۔ اسی طرح 1990 کے عام انتخابات میں سید یوسف رضا گیلانی مرد میدان ٹھہرے۔ انہوں نے اپنے مد مقابل مخدوم سید حامد رضا کے خلاف 60,076 ووٹ حاصل کیے۔ سال 1993 میں بھی ملتان کے حلقہ NA114 سے سید یوسف رضا گیلانی نے اپنے مد مقابل حاجی سکندر حجاز بوسان کو شکست دی۔ یوسف رضا گیلانی نے 72,078 ووٹ حاصل کیے جبکہ مد مقابل حاجی سکندر حجاز بوسان کے 48,057 ووٹ تھے۔ سید یوسف رضا گیلانی 1997 کے انتخابات میں حلقہ NA114 ملتان سے ناکام رہے۔ مد مقابل سکندر حجاز بوسان کامیاب ہوئے تھے۔ اسی طرح 2008 میں بھی سید یوسف رضا گیلانی نے میدان مار لیا تھا، 77,664 ووٹ حاصل کیے جبکہ مد مقابل حاجی سکندر حجاز بوسان نے 45,765 ووٹ حاصل کیے۔ 2018 کے عام انتخابات میں سید یوسف رضا گیلانی کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ انہوں نے 74,443 ووٹ حاصل کیے لیکن مد مقابل محمد ابراہیم 83,304 ووٹ لے کر جیت گئے۔ اس کے بعد سید یوسف رضا گیلانی پیپلز پارٹی کی جانب سے 2021 میں سینیٹر منتخب ہوئے اور تاحال سینیٹر ہیں۔ وقار حیدر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ استحکام پاکستان پارٹی کے صدر عبدالعلیم خان کہتے ہیں کہ وہ گزشتہ 20 برسوں سے صوبائی دارالحکومت لاہور میں سیاست کر رہے ہیں۔ اہلیان لاہور نے ہمیشہ ان کا ساتھ دیا اور اس مرتبہ بھی انتخابات میں انہیں کامیاب کرائیں گے۔ لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اپنے حلقے سے منتخب ہو کر عوام کو ریلیف دینے کے لیے جدوجہد کریں گے۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ PTI نے انٹرا پارٹی انتخابات کے حوالے سے جمہوری تقاضے پورے نہیں کیے۔ پاکستان پیپلز پارٹی لاہور کے صدر اسلم گل اور رہنما شہلا رضا نے کہا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری ہی سیاست کے نئے تقاضوں پر پورا اترنے کی اہلیت رکھتے ہیں۔ لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے پارٹی رہنماؤں کا کہنا تھا کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کا نواسا اور بی بی شہید کا لاڈلا کمروں میں ملاقاتوں کی بجائے عوام کے سامنے جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ آئین اور جمہوریت کے لیے قربانیاں دیں، اقتدار میں آ کر عوام کو صحت اور تعلیم سمیت بنیادی سہولتیں فراہم کریں گے۔ اور ناظرین، صوبہ سندھ میں عام انتخابات کے سلسلے میں گہما گہمی عروج پر پہنچ گئی ہے۔ انتخابی سرگرمیوں کی تفصیل عائشہ آفرین کی اس رپورٹ میں جانیے۔ انتخابات 2024 میں اب 20 دن سے بھی کم دن رہ جانے کے باعث سیاسی جماعتیں اور آزاد امیدوار متحرک ہو گئے، جبکہ سیاسی سرگرمیاں، جلسے، کارنر میٹنگ، ڈور ٹو ڈور کیمپین سے لے کر سیٹس ایڈجسٹمنٹ، سیاسی جوڑ توڑ، مشاورتیں اور ملاقاتیں عروج پر ہیں۔ کراچی میں نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے MQM پاکستان کے سینئر کنوینر خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ عوام باشعور ہیں اور وہ انتخابات میں حقیقی عوامی نمائندوں کا ہی انتخاب کریں گے۔ NA 235 کے آزاد امیدوار میاں مقصود مرکزی مسلم لیگ کے نائب صدر فیصل ندیم کے حق میں دستبردار ہوئے اور عوام الناس کے لیے ان کی خدمات کا اعتراف کیا، جبکہ NA 213 قومی اسمبلی کی سیٹ پر سیاسی گٹھ جوڑ کے تحت مسلم لیگ نون کے امیدوار میر امان اللہ تالپور کو حمایت حاصل ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ضابطہ اخلاق کے مطابق الیکشن مہم کے دوران قومی میڈیا پاکستان کے نظریات، خود مختاری، سیکیورٹی کے خلاف کوئی خبر نشر نہیں کرے گا۔ ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی پر صحافی یا میڈیا ادارے کی ایکریڈیشن منسوخ کی جا سکتی ہے۔ عائشہ آفرین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی۔ مسلم لیگ نون کے رہنما چودھری برجس طاہر نے کہا ہے کہ ہماری جماعت برسر اقتدار آ کر ملک سے مہنگائی اور بے روزگاری کا خاتمہ کرے گی۔ ننکانہ صاحب کی تحصیل سانگلہ ہل میں انتخابی مہم کے دوران مختلف علاقوں میں
کارنر میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عوام مسلم لیگ نون کو کامیاب کریں تاکہ محمد نواز شریف ایک بار پھر وزیر اعظم بن کر ملک کو معاشی ترقی کی راہ پر گامزن کر سکیں۔ نیشنل پارٹی صوبہ بلوچستان کے عوام کے حقوق اور خوشحالی کے لیے بیلٹ کے ذریعے حقیقی جمہوری انداز میں جد و جہد کر رہی ہے۔ ان خیالات کا اظہار سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان اور نیشنل پارٹی کے سربراہ ڈاکٹر عبد المالک بلوچ نے کوئٹہ پریس کلب میں آزاد امیدوار میر لیاقت لہری کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے موقع پر کیا۔ انہوں نے کہا کہ 8 فروری کو بلوچستان کے عوام اپنے ضمیر کے مطابق حقیقی لوگوں کو منتخب کر کے پارلیمنٹ بھیجیں تاکہ وہ صوبے کی ترقی میں کردار ادا کر سکیں۔ نگراں وزیر اعلیٰ بلوچستان میر علی مردان ڈومکی کی صدارت میں الیکشن کی تیاریوں کے حوالے سے جائزہ اجلاس ہوا۔ چیف سیکریٹری شکیل قادر اور ایڈیشنل چیف سیکریٹری زاہد سلیم نے انتظامات پر اجلاس کو بریفنگ دی۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ صوبے کے حساس اور انتہائی حساس پولنگ سٹیشنز کے لیے 8000 کلوز سرکٹ کیمرے نصب کیے جائیں گے۔ دور افتادہ علاقوں تک الیکشن سامان کی ترسیل ہیلی کاپٹرز کے ذریعے ہوگی۔ نگران وزیر اعلیٰ نے تیاریوں پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے ووٹرز کو سازگار ماحول کی فراہمی یقینی بنانے کی ہدایت کی۔ الیکشن کمیشن نے لاہور ہائی کورٹ کے فیصلوں کے بعد لاہور سے قومی اور صوبائی اسمبلی کی نشستوں کے لیے امیدواروں کی حتمی فہرست جاری کر دی ہے۔ لاہور سے قومی اور صوبائی اسمبلی کی 44 نشستوں پر مجموعی طور پر 1089 امیدوار میدان میں ہوں گے۔ قومی اسمبلی کی 14 نشستوں پر 266 جبکہ 30 صوبائی حلقوں کے لیے 813 امیدوار مد مقابل ہوں گے۔ ملک کے تیسرے بڑے صوبے خیبر پختونخوا میں قومی اسمبلی کے کل کتنے حلقے ہیں اور ان کی تقسیم کس طرح کی بنتی ہے، آئیے دیکھتے ہیں الیکشن سیل کی اس رپورٹ میں۔ آبادی کے لحاظ سے ملک کا تیسرا بڑا صوبہ خیبر پختونخوا ہے جو جغرافیائی طور پر ملک کے شمالی حصے میں واقع ہے۔ خیبر پختونخوا کے اضلاع کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، شمالی اضلاع اور جنوبی اضلاع۔ شمالی اضلاع مالاکنڈ ڈویژن اور ہزارہ ڈویژن پر مشتمل ہیں۔ خیبر پختونخوا میں جنوبی اضلاع کے کل 5 ڈویژن ہیں۔ مالاکنڈ ڈویژن کی اگر بات کی جائے تو یہ 8 اضلاع پر مشتمل ہے جس میں قومی اسمبلی کی کل 11 نشستیں ہیں۔ اسی طرح ہزارہ ڈویژن کے کل 8 اضلاع ہیں جن میں قومی اسمبلی کی کل 7 نشستیں ہیں۔ مردان ڈویژن کی بات کی جائے تو اس کے کل 2 اضلاع ہیں اور اس میں قومی اسمبلی کی کل 5 نشستیں موجود ہیں، جبکہ پشاور ڈویژن 5 اضلاع پر مشتمل ہے اور یہاں قومی اسمبلی کی 11 نشستیں ہیں۔ کوہاٹ ڈویژن کی بات کی جائے تو کوہاٹ ڈویژن کے 5 اضلاع ہیں اور ان 5 اضلاع کی کل نشستیں 4 بنتی ہیں۔ بنو ڈویژن کے بھی 3 اضلاع میں قومی اسمبلی کی مجموعی طور پر 3 نشستیں موجود ہیں۔ اسی طرح ڈیرہ اسماعیل خان ڈویژن کے 3 اضلاع میں قومی اسمبلی کی کل 4 نشستیں ہیں۔ شمالی اضلاع مالاکنڈ ڈویژن اور ہزارہ ڈویژن پر مشتمل ہیں۔ ناظرین، ملک بھر کی طرح کراچی کے ضلع جنوبی میں بھی عام انتخابات کی تیاریاں اور گہما گہمی عروج پر ہے۔ ضلع کی اہمیت اور انتخابات کے بارے میں لوگوں کی رائے جانتے ہیں نورین آصف کی اس رپورٹ میں۔ ضلع جنوبی کراچی کے قدیم علاقوں اور کاروباری مراکز پر مشتمل ہے۔ ایک طرف صدر کا گنجان آباد مصروف ترین علاقہ تو دوسری جانب ڈیفنس اور کلفٹن جیسے پوش علاقے اس ضلع کا حصہ ہیں۔ نئی حلقہ بندیوں کے بعد ضلع جنوبی میں قومی اسمبلی کی 1 نشست کا اضافہ کیا گیا ہے، جس کے بعد اس ضلع میں 3 کے NA 239, 240 اور 241 شامل ہو چکے ہیں، جن میں سے NA 241 کا حلقہ کافی اہم ہے۔ اس حلقے میں ووٹرز کی کل تعداد 4,62,512 ہے، جن میں 2,43,868 مرد جبکہ 2,18,644 خواتین ووٹرز رجسٹرڈ ہیں۔ اس حلقے کے لیے 234 پولنگ سٹیشنز قائم کیے گئے ہیں، جن میں 936 پولنگ بوتھ بنائے گئے ہیں۔ اس حلقے سے MQM پاکستان کے رہنما ڈاکٹر فاروق ستار، پاکستان پیپلز پارٹی کے مرزا اختیار بیگ اور جماعت اسلامی کے نوید علی بیگ سمیت دیگر سیاسی جماعتوں کے امیدوار انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں۔ اس حلقے میں لوگ ووٹ کی اہمیت سے واقف ہیں لیکن مسائل سے پریشان ہیں۔ سب سے بڑا مسئلہ گندگی کا ہے، جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر ہیں، کوئی سسٹم نہیں ہے۔ گٹر یہاں بھرے ہوئے، گیس یہاں نہیں آ رہی، پانی یہاں نہیں ہے۔ گٹر کا پانی، کچرا کنڈیاں، گلیاں ٹوٹی ہوئی اور مطلب یہی سب ہے۔ بڑھتی ہوئی آبادی کے پیش نظر وسائل کی فراہمی میں اضافہ ناگزیر ہے، تاہم ووٹ کی طاقت کو سمجھتے ہوئے شہر کی ترقی میں ہر فرد کو اپنا حصہ ڈالنا ہے۔ نورین آصف، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی۔
नाज़रीन, अब बात करें मशरक़ वस्ता की सूरत हाल की तो फ़लस्तीन के 69 शहरियों के खिलाफ इसराइली अफवाज की दहशतगर्दी जारी है। गजा के जनूबी, शमाली और वस्ती इलाकों में इसराइली फ़ज़ाइया ने शदीद बमबारी की है। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मज़ीद 142 फ़लस्तीनी शहीद हो गए, जिसके बाद 7 अक्टूबर से जारी सेहूनी हमलों में अब तक 24,762 अफराद शहीद हो चुके हैं। मगरबी किनारे में अब तक 367 फ़लस्तीनी शहीद जबकि 4,000 से ज़्यादा ज़ख्मी हो चुके हैं। हमलों में 62,100 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। इसराइली फ़ज़ाइया की खान यूनिस समेत शमाली और वस्ती इलाकों पर बमबारी के नतीजे में मज़ीद 77 फ़लस्तीनी शहीद हुए। वज़ारत का कहना है कि अल अक्सा हस्पताल और दीरुल बला हस्पतालों में 29 लाशें लाई गईं। गजा के अल शिफा हस्पताल में शहीद होने वाले 12 फ़लस्तीनियों की लाशें लाई गई हैं। गजा के नवाही कस्बे में इसराइली बमबारी से 3 फ़लस्तीनी शहीद हुए। मगरबी किनारे के इलाके तिलकरम का मुसलसल महासरा जारी है। इसराइली फोर्सेज इलाके को घेरे में लेकर घर घर तलाशी ले रही है। कई मकामात पर फ़लस्तीनियों के साथ झड़पें भी हुई हैं। इसराइली फ़ौज ने सफाकियत का मुजाहरा करते हुए हज़ारों अफराद को मस्जिद अक्सा में नमाज जुमा अदा करने से रोक दिया। मकामी मीडिया के मुताबिक इसराइली फोर्सेज ने मकबूजा बैतुल मुक़द्दस के पुराने शहर में जगह जगह फ़ौजी चौकियाँ कायम की हैं, जिससे फ़लस्तीनियों की ज़िंदगी अजीरन होकर रह गई है। पाबंदियों की वजह से नमाज जुमा में नमाजियों की तादाद मामूल से इंतहाई कम रही। फ़लस्तीनी खबर रसां इदारे वफा के मुताबिक पाबंदियों की कवरेज करने से सहाफ़ियों को भी रोक दिया गया ताकि असल सूरत हाल दुनिया पर आयां ना हो सके। गजा में सेहूनी जारहियत के बाद हर तरफ मौत के साए मुंडला रहे हैं। जिंदा बच जाने फ़लस्तीनियों की हालत भी नागुफ्ता बे है। खुराक की शदीद किल्लत के साथ सेहत की सहूलियात का फुकदान है। अक़वाम मुत्तहिदा ने एक बार फिर खबरदार किया है कि जंग की वजह से गजा की 85% आबादी बेघर हो चुकी है, जिनका कोई पुरसाने हाल नहीं। खाने पीने की अशिया, पीने के साफ पानी और अद्वियात की किल्लत की वजह से लोगों को जान के लाले पड़े हुए हैं। हस्पतालों का बुनियादी ढांचा तबाह हो चुका है। आलमी इदारे ने खबरदार किया है कि गजा के हालात फौरी इक़दाम के मुतकाज़ी हैं। अगर फौरी जंगबंदी ना की गई तो गजा में बहुत बड़ा इंसानी अलमिया जन्म ले सकता है। जंग की वजह से लोग हेपेटाइटिस समेत मुतादिद मुज़ी अमराज में मुब्तला हो रहे हैं। WHO के सरबराह डॉक्टर टेड्रोस एधानम ने कहा है कि गजा को गैर इंसानी जिंदगी के हालात का सामना है। जंग के आगाज से अब तक तबाहकुन इंसानी सूरत हाल पैदा हुई है, जिसके नतीजे में 20 लाख से ज़ायद लोग बेघर हो चुके हैं। दीगर कौमी खबरें शामिल करते हुए आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से सऊदी अरब के सफ़ीर नवाफ बिन सैयद अहमद अल मालिकी ने लाहौर में मुलाकात की। सऊदी सफ़ीर ने वज़ीर आला मोहसिन नकवी की अवामी खिदमात को सराहते हुए कहा कि पंजाब में 1 साल के दौरान गैर मामूली तरक्की की मिसाल कायम हुई है। लाहौर समेत कई शहर तरक्याती मनसूबों की तकमील के बाद पहले से ज़्यादा खूबसूरत नजर आ रहे हैं। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए सऊदी अरब के किरदार को फरामोश नहीं किया जा सकता। सऊदी अरब ने हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया है। इस बेमिसाल ताउन पर सऊदी हुकूमत के शुक्रगुजार हैं। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी है। गुज़श्ता रोज़ भी 603 अफगान शहरियों पर मुश्तमिल मज़ीद 76 अफगान खानदान अपने मुल्क लौट गए। अफगान शहरियों में 176 मर्द, 135 खवातीन और 292 बच्चे शामिल थे। अफगान बाशिंदे 58 गाड़ियों के जरिए वतन वापस गए। अब तक पाकिस्तान छोड़कर वतन वापस जाने वाले शहरियों की मजमूई तादाद 4,70,999 हो गई है। शहदाए पाकिस्तान को सलाम। वतन के लिए जान का नजराना पेश करने वाले बहादुर सपूतों में हवलदार आफ्ताब अहमद भी शामिल है। उन्होंने 31 अगस्त 2023 को माली खैल के मकाम पर दहशतगर्दों के बुज़दिलाना हमले में जामे शहादत नोश किया। इनका ताल्लुक बहावल नगर से था। लवाहिकीन का कहना है कि हमें आफ्ताब अहमद की शहादत पर फख्र है। जिस वक्त वो सब्ज हलाली परचम में लिपट कर आया तो मुझे फख्र हुआ। मेरा बेटा है, उसे शौक था ये भी अपने वतन की खातिर, मिल्लत की खातिर जान दूं। मेरे 5 बेटे हैं। अगर इस मुल्क की खातिर कुर्बान करने पड़े तो हम करेंगे। मेरा बेटा बड़ा ठीक सी, मैं प्यार करता सी, मैं ठगियां पाਉਂਦਾ सी। मेरा बेटा केड़ा ना, मेरे 5 बेटे हैं, जो भी शहीद होंगे ना तो भी मैं बड़ी राजी शहीद होंगे, ये शहीद हो जाएंगे। अम्मी का सारा दिल बड़ा बड़ा है कि इन बेटियों से मैंने बड़ा फख्र है। मुझे बहुत फख्र है, मेरे वाल शहीद का रुतबा लेके इस दुनिया से चले गए और मेरे वालिद की वजह से मेरे दोस्तों में, मेरे स्कूल में इतनी ज़्यादा इज्जत बढ़ गई है कि वो लोग कहते हैं कि ये शहीद का बेटा है। हमें फ़ख्र है तुम पे कि तुम एक शहीद के बेटे हो।
اور مجھے بھی اس بات کی بڑی خوشی ہوتی ہے کہ مجھے لوگ اتنی عزت دیتے ہیں، اور وہ سب میرے والد صاحب مجھے لے کے گئے ہیں۔ میرے والد صاحب جتنا چاہتے تھے میں اس سے زیادہ پڑھنے کی کوشش کروں گا اور کچھ بن کے دکھاؤں گا اور ان کے سارے خواب پورے کروں گا۔ میرے بابا شہید ہوئے تھے، میری ان سے بات نہیں ہوئی، اسی بات کا مجھے پوری زندگی افسوس رہے گا، لیکن مجھے فخر اپنے بابا پہ، مجھے دکھ تو ہوتا ہے لیکن مجھے فخر ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر میں قابض بھارتی فورسز جدوجہد آزادی کو دبانے کے لیے کشمیریوں کا وحشیانہ قتل عام کر رہی ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق کشمیریوں کے بڑے پیمانے پر قتل عام کا سلسلہ 1990 میں آج کے دن سری نگر کے مگرمل باغ قتل عام سے شروع ہوا، جس میں بھارتی فوجیوں نے اندھا دھند فائرنگ کر کے 14 بے گناہ کشمیری شہید کر دیے تھے۔ بھارتی فوجیوں کے ہاتھوں 1989 سے اب تک مقبوضہ علاقے میں 30 سے زائد بڑے قتل عام کے واقعات رونما ہو چکے ہیں، جن میں سینکڑوں بے گناہ کشمیری شہید اور اربوں روپے کی املاک تباہ ہو چکی ہے۔ گاؤں کدل، سری نگر، سوپور، ہندواڑہ اور کپواڑہ قتل عام کے واقعات مقبوضہ کشمیر میں بھارتی ریاستی دہشت گردی کی بدترین مثالیں ہیں۔ قتل عام کے ان لرزہ خیز واقعات میں ملوث ایک بھی بھارتی فوجی کو سزا نہیں دی گئی۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے رہنماؤں نے مگرمل باغ قتل عام کے شہداء کو شاندار خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ بھارتی مظالم کشمیریوں کو آزادی کی جد و جہد سے دستبردار ہونے پر مجبور نہیں کر سکتے۔ شہداء کی قربانیاں رائیگاں نہیں جائیں گی، ان کے مشن کو ہر قیمت پر مکمل کیا جائے گا۔ مقبوضہ وادی کشمیر کے مختلف علاقوں میں پوسٹرز چسپاں کیے گئے ہیں، جن کے ذریعے لوگوں پر زور دیا گیا ہے کہ وہ 26 جنوری کو بھارت کے یوم جمہوریہ کو یوم سیاہ کے طور پر منائیں، تاکہ عالمی برادری کو یہ پیغام دیا جا سکے کہ بھارت نے گزشتہ 7 دہائیوں سے کشمیریوں کے بنیادی اور جمہوری حقوق سلب کر رکھے ہیں۔ سماجی اور سیاسی کارکنوں کی ایک بڑی تعداد نے جموں میں بھارتی سول سوسائٹی کے سرکردہ ارکان کے ساتھ تبادلہ خیال کے دوران مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے بھارت، پاکستان اور حقیقی کشمیری قیادت کے درمیان جامع مذاکراتی عمل پر زور دیا۔ ملاقات کا اہتمام سیاسی اور سماجی تنظیموں کے اتحاد یونائٹڈ پیس الائنس نے کیا تھا۔ بھارتی حکومت نے اپنے ملک میں بد امنی سے روگردانی کر کے تمام تر توجہ لوک سبھا کے انتخابات اور رام مندر کے افتتاح کی تیاریوں پر مرکوز کر رکھی ہے۔ ریاست منی پور فسادات کی آنکھ میں بری طرح چل رہی ہے، ایسے میں عوام بھارتی سیکیورٹی فورسز کے مظالم کے خلاف ڈٹ گئے ہیں۔ مشتعل ہجوم نے تھوبال پولیس ہیڈ کوارٹرز پر حملہ کر دیا۔ تفصیل عبداللہ شاد سے۔ میں منی پور گیا، ہمارے پردھان منتری نہیں گئے، آج تک نہیں گئے۔ میں نے منی پور شبد پریوگ کیا، مگر آج کی سچائی یہ ہے کہ منی پور نہیں بچا ہے۔ بھارت کی کئی ریاستیں اقلیت کش فسادات کی آگ میں جل رہی ہیں، جبکہ بھارتی وزیر اعظم رام مندر کے افتتاح کے لیے چلہ کاٹنے میں مصروف ہیں۔ 3 مئی 2023 سے فسادات کی آگ میں جل رہے منی پور میں پولیس کی ظالمانہ کارروائیوں سے تنگ ہجوم نے تھوبال پولیس ہیڈ کوارٹر پر حملہ کر دیا۔ باغی گروہ اور سیکیورٹی فورسز کے درمیان جھڑپ میں 3 بھارتی فوجی اہلکار شدید زخمی ہو گئے۔ بی بی سی رپورٹ کے مطابق 3 مئی 2023 سے جاری منی پور فسادات میں اب تک 1000 سے زائد افراد ہلاک اور 60,000 سے زائد لوگ بے گھر ہو گئے ہیں۔ دی منٹ کے مطابق منی پور فسادات کے دوران 300 سے زائد خواتین جنسی درندگی کا شکار ہوئیں۔ ہیومن رائٹس واچ کا کہنا ہے کہ مودی حکومت منی پور میں تشدد کے واقعات کی روک تھام میں قطعاً سنجیدہ نہیں بلکہ اسے سیاسی فائدے کے لیے استعمال کر رہی ہے۔ عبداللہ شاد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ نگراں وفاقی وزیر صنعت و تجارت و سرمایہ کاری ڈاکٹر گوہر اعجاز نے کہا ہے کہ پاکستان کی معیشت میں 10 گنا زیادہ ترقی کی صلاحیت ہے، وطن عزیز کو خطے کا معاشی ہب بنائیں گے۔ تفصیل بتا رہے ہیں صادق بلوچ۔ ایکسپو سینٹر لاہور میں انجینئرنگ اینڈ ہیلتھ کیئر شو کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے نگران وفاقی وزیر ڈاکٹر گوہر اعجاز نے کہا کہ پاکستان کی خوشحالی معیشت کی بہتری سے وابستہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت برآمدات کے فروغ کے لیے کوشاں ہے۔ 1 سہ ماہی میں برآمدات میں $1 ارب کا اضافہ ہوا۔ اگر پاکستانی مصنوعات کو بیرون ملک مؤثر انداز میں مارکیٹ کیا جائے تو برآمدات میں کئی گنا اضافہ ممکن ہے۔ Nobody can stop Pakistan from moving forward to be one of the largest economies of this region and one of the largest economies of the Muslim world, inshallah ta'ala. We can produce the batteries in 1 year. Look at the opportunity of electric vehicle in Pakistan, manufactured in Pakistan, only for Pakistan, with Pakistan's local produced battery, lithium battery with lithium available from our own mines here, which has already been at the moment explored and ready to be moved to take it forward for the next process.
सेक्रेटरी तिजारत मोहम्मद सालेह अहमद फारूकी ने कहा कि मुल्क की मईशत में बेहतरी के लिए बरामदात में इजाफे पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी के चीफ एग्जीक्यूटिव जुबैर मोतीवाला ने कहा कि एक्सपो में 60 मुल्कों से वफूद ने शिरकत की और कई मुल्कों से मुख्तलिफ शोबों में ताउन के मुआहदे हुए हैं। सादिक बलोच, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। कराची में तलबा से खिताब करते हुए वज़ीर मजहबी उमूर अनीक अहमद और मुख्तलिफ मज़ाहिब के रहनुमाओं ने कहा कि इख्तलाफ राय मुआशरे का हुस्न है, तहम्मुल, रवादारी और बर्दाश्त को फ़रोग़ दिया जाए। बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी सेमिनार की तफसील जानिए सोहेल जमाली से। बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी सेमिनार से खिताब करते हुए मजहबी उमूर के निगरां वफाकी वज़ीर अनीक अहमद ने कहा कि इस्लाम रवादारी का दीन है और इख्तलाफ राय को इस्लामी तालीमात में रहमत करार दिया गया है। जितना पाकिस्तानी मैं हूँ उतने ही पाकिस्तानी मेरा गैर मुस्लिम है। कि ये पाकिस्तान का जो झंडा है उसमें जो वाइट हिस्सा है, अगर ये वाइट हिस्सा झंडे में शामिल ना हो तो हमारा झंडा ही मुकम्मल नहीं होता। इतने ज़रूरी हैं गैर मुस्लिम, लेकिन हम बराबरी की बुनियाद पर चलते हैं इंसान की हैसियत से। सेमिनार से मसीही रहनुमा बिशप फ्रेडरिक जॉन, पाकिस्तान हिंदू काउंसिल के रहनुमा डॉक्टर जयपाल, पाकिस्तान सिख काउंसिल के सरबराह सरदार रमेश सिंह, मुफ्ती इरशाद अहमद एजाज और मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान में बसने वाले तमाम गैर मुस्लिमों को मसावी हुकूक हासिल हैं। मुल्की आइन इन हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ का ज़ामिन है। उन्होंने कहा कि बैनुल मज़ाहिब व मसालिक रवादारी वक्त का तकाजा है। बाद में वफाकी वज़ीर ने मोअज़्ज़िज़ मेहमानों को दाऊद यूनिवर्सिटी की जानिब से शील्ड्स पेश की, जबकि यूनिवर्सिटी की जानिब से वफाकी वज़ीर को सोविनियर पेश किया गया। सुहेल जमाली, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, कराची। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म के नुमाइंदे खुसूसी हाफिज ताहिर महमूद अशरफी ने कहा कि पाकिस्तान और ईरान के माबैन बातचीत का दरवाज़ा खुलना चाहिए ताकि खित्ते का अमन खराब न हो। उन्होंने कहा कि ईरान बिरादर इस्लामी मुल्क है, बातचीत के जरिए मसाइल का हल निकाला जाना चाहिए। उन्होंने इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा मुहिम की शदीद अल्फाज में मजम्मत की। पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है दुनिया में जिसने दहशतगर्दी के खात्मे के हवाले से एक ज़िम्मेदाराना किरदार अदा किया है। हमने अपने पड़ोसियों से भी हमेशा ताउन किया है और आलमी दुनिया से भी हमेशा ताउन किया है। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की जो अफवाज हैं, हमारे सलामती के इदारे हैं, वो ये सलाहियत रखते हैं कि अपने अपनी वतन की हदूद की हर तरह से हिफाजत करें। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान बातचीत का जो दरवाज़ा है वो ज़रूर खुलना चाहिए और ऐसा एडवेंचरिज्म या ऐसा अमल जिससे इस खित्ते का अमन जो है वो ख़राब हो, वो नहीं होना चाहिए। निगरान वज़ीर इत्तलात बलूचिस्तान जान अचकज़ई ने कहा है कि मुसल्लह अफ़वाज ने पाकिस्तान की सलामती और खुद मुख्तारी को चैलेंज करने वाले अनासर को जवाब देकर कौम का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद में बलोच ख़वातीन का भारत में तैयार होने वाला ड्रामा बुरी तरह फ्लॉप हो गया है। पाकिस्तानी अवाम को गुमराह करने की कोशिश खुद बेनकाब हो गई। उनका कहना था कि बलूचिस्तान में दुश्मन क़ुव्वतें अंदरूनी खलफशार पैदा करने में नाकामी के बाद बैरूनी मुदाखलत की कोशिश कर रहे थे। दुश्मन क़ुव्वतों का भरपूर मुकाबला करने की सलाहियत रखते हैं, इनकी साजिशें कभी कामयाब नहीं हो सकती। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी कहते हैं कि फलाह आमा के मंसूबों की जल्द तकमील तरजीह है। कोशिश है कि लाहौर रिंग रोड सदर्न लूप 3 को फरवरी के आगाज़ में ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाए। सूबे में जारी तरक्याती मंसूबों पर पेशरफ्त का जायजा इजलास से खिताब के दौरान उन्होंने कहा कि लाहौर रिंग रोड सदर्न लूप 3 मंसूबे को मुकर्ररा मुद्दत से कबल खोलकर आवाम को आमदोरफ्त की बेहतरीन सहूलतें फराहम करना चाहते हैं। मोहसिन नकवी ने डोरो 6 डैम प्रोजेक्ट के हवाले से फौरी इक़दाम करने और चंदा किला फ्लाई ओवर मंसूबे पर जल्द काम शुरू करने की भी हिदायत की। निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर की ज़ेर सदारत कराची में शहरी सहूलियात से मुतालिक इजलास हुआ। इस मौके पर वज़ीर आला सिंध का कहना था कि कराची की तमाम छोटी बड़ी शाहराहों की मरम्मत और नकासी आब के निज़ाम को दुरुस्त किया जाए। वज़ीर आला सिंध ने लियाकताबाद सुपर मार्केट की जगह नई बुलंद इमारत बनाने के लिए महकमा बल्दियात से तजावीज़ पेश करने की भी हिदायत की। इजलास में कराची ट्रैफिक इंजीनियरिंग ब्यूरो के लिए 5 करोड़ रुपए की ग्रांट देने का फैसला किया गया। इजलास ब्रीफिंग में बताया गया कि हैदराबाद आटू भान सड़क के साथ नाले की स्कीम रिवाइज हुई है, जिस पर 476.9 मिलियन रुपए खर्च होंगे।
नाज़रीन, अहम तरीन खबर आपसे शेयर करें। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ है। हमारे नुमाइंदे मजहर अब्बास ने इस वक्त हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया, उनसे मजीद तफसीलात मालूम करते हैं। मजहर अब्बास, जरा शेयर कीजिएगा, इंतहाई अहम इजलास हुआ है कौमी सलामती कमेटी का। जी, कौमी सलामती कमेटी का इजलास जो है अभी कुछ ही देर पहले ख़त्म हुआ है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की सदारत में जो है ये इजलास हुआ है। इजलास में निगरान वज़रा दिफा, खारजा, अमूर, ख़जाना और इत्तलात ने की है और इजलास में जो है वो तीनों सर्विसेज चीफ, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी ने भी शिरकत की और जो लॉ इन्फोर्समेंट के इदारे हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, उनके हुकाम ने भी शिरकत की है। इजलास में ख़ास तौर पर पाकिस्तान और ईरान के दरमियान अभी जो पिछले दिनों कशीदा सूरत हाल रही है उस पर जो है वो उससे मुतालिक सिफारती पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया है और इजलास को बताया गया है कि इस हवाले से क्या इक़दाम किए हैं या किए जा रहे हैं। मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल और ऑपरेशन मर्ग बर सरमचार का भी जायज़ा लिया गया है जो पिछले दिनों पाक आर्मी ने ईरान में सिस्तान में किया था, जहां दहशतगर्द मारे गए थे जो कि पाकिस्तान में दहशतगर्द की कार्रवाइयों में मुलविस रहे। उन्हें जो है वो पाक फौज ने जो है वो उन पे जो है वो हमला करके उन्हें जो है वो हलाक किया था, मारे गए थे। इसके अलावा अफवाज पाकिस्तान की जानिब से जो ईरान में दहशतगर्दों के खिलाफ जो कार्रवाई हुई है उसको भी सराहा गया है। इजलास का ये अलामिया है कि पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत पर किसी तौर कोई समझौता नहीं किया जाएगा और मुल्की सालमियत पर किसी किस्म के हमले का पूरी ताकत से जो है वो जवाब दिया जाएगा। ये भी अलामे में है कि ईरान पाकिस्तान का हमसाया बरादर मुल्क है और पाकिस्तान के ताल्लुकात तारीखी हैं और लेकिन UN चार्टर और आलमी असूलों के मुताबिक तमाम ममालिक की खुद मुख्तियारी और इलाकाई सालमियत की पासदारी जो है वो लाजिम है और इसी हवाले से जो है वो पाकिस्तान की तरफ से जो है वो कार्रवाई अमल में लाई गई। इजलास में ये भी अदा किया गया कि दहशतगर्दी की लानत से जो है वो आहनी हाथों से निमटा जाएगा। इजलास में हमसाया ममालिक के साथ आलमी असूलों के मुताबिक बातचीत और सिफारतकारी के जरिए मसाइल के हल पर भी जोर दिया गया। जी, बहुत शुक्रिया। हमारे नुमाइंदे मजहर अब्बास हमें एक इंतहाई अहम कौमी सलामती कमेटी का इजलास निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत हुआ, उस सिलसिले में तफसीलात से आगाह कर रहे थे, जिसमें आला सिविल और अस्करी क़यादत जो है वो शरीक हुई है, जिसमें ईरान से हालिया कशीदगी के हवाले से बात हुई है, मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल और ऑपरेशन मर्ग बर सरमचार पर भी बात हुई है। अफवाज पाकिस्तान की तरफ से ईरान में जो हालिया दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई की गई है इसको सराहा गया है और साथ ही सिफारतकारी के जरिए ये तमाम मसाइल हल करने की ज़रूरत पर जोर दिया गया है। इलाकाई सालमियत और खुद मुख्तारी के एहतराम के हवाले से भी बात हुई है। नाज़रीन, आगे बढ़े और आपको बताएं कि गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान से जमहूरिया चेक के सफ़ीर ने लाहौर में मुलाकात की और मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताल्लुकात को वसअत देने पर तबादला ख्याल किया। गवर्नर पंजाब ने कहा कि पाकिस्तान जमहूरिया चेक के साथ अपने ताल्लुकात को अहमियत देता है। हम जमहूरिया चेक को यूरोपीय यूनियन के तनाजुर में एक अहम शराकतदार समझते हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और जमहूरिया चेक के माबैन तालिब इल्मों के तबादले के प्रोग्राम शुरू करने चाहिए। जमहूरिया चेक के सफ़ीर ने कहा कि पाकिस्तान के साथ तालीम और तिजारत के शोबों को मजीद फ़रोग़ दिया जाएगा। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान ने आलमी तसव्वुफ कॉन्फ्रेंस की इख्तितामी तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने हजरत दातागंज बख्श अली हजवेरी के मज़ार पर हाज़री दी, फूल चढ़ाए और फातिहा खानी की। सूबाई वज़ीर औक़ाफ़ बैरिस्टर सैयद असफर अली नासिर, सेक्रेटरी औक़ाफ़ डॉक्टर ताहिर रज़ा बुखारी, एडमिनिस्ट्रेटर दाता दरबार तौक़ीर महमूद वट्टू, मैनेजर दाता दरबार ताहिर मकसूद भी इस मौके पर मौजूद थे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मौसम की खबरों में खुशामदीद। नाजरीन, आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि शिमाली इलाकों में शदीद सर्द और मतला जुज़वी अब्र आलूद रहने का इम्कान है। तहम बलूचिस्तान के बेशतर अजला में मतला जुज़वी अब्र आलूद रहने के अलावा तेज हवा और गरज चमक के साथ हल्की से दरमियानी बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों और बालाई सिंध में शदीद धुंध और स्मोग छाई रहेगी। नाज़रीन, आज रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत की तफसील की बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे लेह की, जहां कम से कम दर्जा हरारत -12 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। स्कर्दू में -9, कालाम -6,
गिलगित में भी -6 जबकि श्रीनगर में -5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। और मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत की तफसील कुछ ऐसे रही। इस्लामाबाद में कम से कम दर्जा हरारत 1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, लाहौर में 4, कराची 13, पेशावर 3 जबकि कोयटा में -1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। नाज़रीन, मौसम की सूरत हाल आप जान चुके हैं। मौसम की खबरों से इतना ही। नाज़रीन, यहाँ पर आपको खबर दें कि चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ ने इस्तीफा दे दिया। पीसीबी के मुताबिक ज़का अशरफ ने बतौर चेयरमैन और मेंबर मैनेजमेंट कमेटी इस्तीफा दिया है। लाहौर में पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी का इजलास हुआ जिसमें ज़का अशरफ ने मुस्ताफ़ी होने का ऐलान किया। ज़का अशरफ ने इजलास में बताया कि उन्होंने अपना इस्तीफा निगरान वज़ीर आज़म और पीसीबी के सरपरस्त आला अनवारुल हक काकड़ को भेजने का फैसला किया है।